अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग जो सूतिका तत्व में बचा हुआ था उसको पहले संपन्न करें। तो कल हम लोग सूतिका गृह के द्वार एवं दीपक का ज्ञान किए थे। आज सूतिका गृह और सीमावर्ती गृहों का स्वरूप कैसा था वो कह रहे हैं। तो चलिए, अदृढ़ं नवमथ दग्धं चित्रं सुदृढ़ं मनोरमं जीर्णं गृहमर्कादिकविर्जात प्रतिभवनम सन्निकृष्ट। अब कहते हैं गृह का स्वरूप अर्कादि निर्जात, अर्कादि अर्थात सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनके बलाबल के अनुसार गृह का विचार करने के लिए कहते हैं। तो जैसे सूर्य बलवान हो और केंद्र में हो तो सूतिका गृह अदृढ़म, अदृढ़म माने दृढ़ अगर रहता तो मजबूत होता, लेकिन यहाँ अदृढ़ है, इसका अर्थ हो गया कमजोर है, कमजोर मकान। सूर्य यदि बलवान हो करके केंद्र स्थान, केंद्र माने 1, 4, 7, 10 यदि उसमें बैठे हो तो अदृढ़म अर्थात मजबूत घर नहीं हो, कमजोर गृह हो। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है तो चंद्रमा। तो नवमथ चंद्रमा यदि अगर वैसे ही केंद्र में बलवान हो करके बैठे रहे तो नवमथ नवीन गृह में बच्चा का जन्म हुआ है। चलिए, चंद्रमा के बाद कौन आ गए? मंगल। मंगल यदि अगर सूर्य की भांति चंद्रमा की भांति बलवान हो करके केंद्र में बैठा हो तो यह समझ लीजिए कि वह घर जो है दग्ध हो अर्थात जला हुआ हो। इसके बाद से मंगल के बाद बुध आया। बुध यदि अगर बलवान है तो चित्रम बहुत सुंदर के चित्रकारी किया हुआ उसमें जो है मकान है, मकान में जो है रंग से युक्त है, रंगीन पेंटिंग जो आजकल करता है उसमें चित्र बनाया जाता है, उस प्रकार का घर बनाया हुआ है। चलिए, बुध के बाद कौन आ गए तो बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति यदि अगर केंद्र में है तो सुदृढ़म अर्थात मजबूत घर में कोठा पिलर वगैरह बना करके जो मकान बनता है ऐसे मकान में। उसके बाद शुक्र यदि अगर मतलब बलवान होकर के केंद्र में है तो मनोरमन बहुत सुंदर चित्रकारी किया हुआ मनोरम मकान समझना चाहिए। फिर कहता है जीर्णम यदि अगर शनि उच्च होकर के केंद्र में बैठा हो तो वह समझ लीजिएगा जीर्णम अर्थात बहुत कमजोर पुराना मकान, इसमें सूतिका का मतलब बच्चा का जन्म हुआ है। समझ गए? अब कहते हैं
प्रति प्रतिभवनं सन्निकृष्ट, इसमें और 3 चरण का हो गया, चौथा चरण में है प्रतिभवनम सन्निकृष्ट, अर्थात उस घर के समीप में, आगे पीछे, हाँ, सूतिका ग्रह में, बलवान ग्रह के सम्मुख यदि अगर जो भी ग्रह हो तो सम्मुख कैसे होगा बता दीजिए आप ही लोग। अगर लग्न में कोई बलवान बैठा हुआ है ग्रह तो उसका सम्मुख कौन सा हो गया? 7वां भाव सम्मुख हुआ ना, है? और चौथा भाव में यदि अगर बैठा रहेगा तो उसका सम्मुख 10वां भाव हो गया। 10वां भाव में अगर कोई बैठा है तो उसका सम्मुख 4th भाव हो गया। यही तो सम्मुख हुआ। अब के अपने अपने सम्मुख 7वां भाव ही होगा। तो यदि अगर बलवान ग्रह के सम्मुख या पीछे या पार्श्व, चौथे दक्षिण पार्श्व हो गया, 10वां भाव वामा पार्श्व हो गया, तो उस ग्रह के सामने सूतिका गृह के सम्मुख, पीछे, पार्श्व द्वय में, दोनों बगल में अन्य भी का स्वरूप समझना चाहिए कैसा है। जैसे मान के चलिए कि चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, बगल में है तो बगल का ही समझ लीजिए। 7वें भाव में नहीं है तो बगल में है तो बगल में समझ लीजिए। यही बात कहने का तात्पर्य। अब आजकल के युग में या पूर्व में भी 2 मंजिला मकान हुआ करता था, 3 मंजिला मकान हुआ करता था, है ना? पहले भी, और ब्राह्मी ही तो पहले ही के हैं, वो तो लिखे हैं कि सूतिका गृह के मंजिलों का ज्ञान, किस मंजिल में मतलब हुआ। मान के चलिए हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल आजकल 10-10 तला का होता है ना, तो किस तला में प्रसूति गृह बनाया हुआ है उस हिसाब से। तो गुरु रक्षो 10मस्थो द्वित्री चतुर्भूमि कंकरोति गृहम् धनुखि सबल त्रिशालं विशाल मन्येकु जमलेकु। अब कहते हैं गुरु रुचो बृहस्पति रुचस्थो, बृहस्पति जगती अगर उच्च, बृहस्पति किस राशि में उच्च हुआ करते हैं? कर्क राशि में, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं। लग्नात् यदि 10मस्थे, लग्न से यदि 10म भाव में स्थान में हो तदा द्वि त्रि चतुर भूमिकं गृहम वक्तव्यम। क्या समझे? यदि उच्च राशिगत गुरु अर्थात कर्क राशि में बैठ करके लग्न से 10वें भाव में बैठे हो तो 2, 3 या 4 मंजिला मकान समझना चाहिए। जिस मकान में जन्म हुआ बच्चा का वो 2 मंजिला था या 3 मंजिला या 4 मंजिला था। अर्थात कर्क राशि में 5 अंश के गुरु जो है मतलब हो तो 4 मंजिला, यदि 5 अंश से पूर्व हो तो 3 मंजिला, और यदि 5 अंश से आगे हो
तो 2 मंजिला मकान होता है। बलवान गुरु धनु राशि में हो, धनु की सबल त्रिशालंग, यदि धनु राशि में ग्रह गुरु बैठे हो तो तीन तीन विशाल मन्येखु जमलेखु, जमल नाम है मिथुन का, मिथुन कन्या या मीन राशि में हो तो विशाल अर्थात 2 मंजिला मकान समझना चाहिए। कैसे मकान में जातक का जन्म हुआ तो इस विषय में कहते हैं। गुरु के हिसाब से जो गुरु यदि अगर उच्च का है अर्थात कर्क राशि का है और 10वें स्थान में बैठा है, ऐसी पोजीशन में उसको 2, 3 या 4, अब 2 या 3 या 4 इसका कैसे करिएगा, इसके लिए स्पष्ट कर दिया है कि 5 अंश में यदि गुरु हो तो 4 मंजिला, यदि 5 अंश से पूर्व हो तो 3 मंजिला, यदि 5 अंश से आगे हो तो 2 मंजिला मकान होता है। बलवान गुरु, वही बलवान गुरु यदि अगर धनु राशि में हो तो 3 मंजिला और मिथुन कन्या या मीन राशि में हो तो विशाल या अर्थात 2 मंजिला मकान में जन्म होता है। समझ गए? चलिए अब कहते हैं सूतिका का सज्जा कैसा, सज्जा माने समझते हैं ना, है? हाँ, सोने वाला, हाँ, खटिया हो, पलंग हो, चौकी हो, जो हो तो कहते हैं खट नवान क्या पादा खट्वांगांतराल भवनानि बिन तत्वं जमल अर्चय क्रूर तत्तुल्य उपघाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, लग्न से खट, छठा, तृतीय, तीसरा, नवम, नमा, द्वादश राशिषु खट्वाया पादा वक्तव्य, अर्थात जन्म काल में लग्न से 3, 6, 9, 12 राशि जो है वह सूतिका के सज्जा के यानी 4 पाई का जिस पाद जो कहते हैं पौआ, जिसको कहते हैं ना, पौआ होता है ना पैर, 4 पाई का 4 पाँव होता है ना, तब 4 पाई कहते हैं। तो 1 पाव 3 हो गया, 1 छठा भाव हो गया, 1 नौवां भाव हो गया, 1 12वां भाव हो गया, है ना। 3 तीसरा और छठा हो गया बाया भाव और 9वां 12वां पाव हो गया दाया पाव। शेष राशि सज्जा के अंग है वह सज्जा का अंतराल भवनानि दिन तक सही है। अब कहते हैं ये लग्न द्वितीय की तरफ में होता है, प्रथम भाव यानी लग्न, द्वितीय भाव धन भाव, उष्ण भाव कहता है। चतुर्थ पंचम दाया भाव भाग, सप्तम अष्टम पैताना पैर के तरफ, 10वां और 11वां भाव सप्तम अष्टम पैताना और 10वां 11वां बाया भाव, जिस भाग में द्विस्वभाव राशि हो वह भाग झुका हुआ रहेगा। जिस देखिए अब बताए झुका हुआ तथा जिस स्थान में हो उस स्थान में
ततुल्य उपघात कमजोर जला हुआ पुराना समझे, अर्थात सप्तम श्लोक। अब देखिए कहते हैं कि जन्मकालिक लग्न से तीसरा, छठा, नौवा, 12वां भाव उस सूतिका के चारपाई जो है सज्जा, उसका वह पैर हुआ, जिसमें तीसरा और छठा भाव बायां पैर, नौवा और 12वां भाव दायां भाग पांव। यह शेष राशि उस सज्जा का अंग समझ लीजिए, जैसे उसको बैठा लीजिए, जैसे लग्न और द्वितीय भाव को सिर समझ लीजिए, सिरहाना जिसे कहते हैं, और चतुर्थ पंचम भाव को बायां भाग, बायां तरफ करवट के तरफ, सप्तम अष्टम भाव को पैताना मतलब पांव के तरफ, दसम और 10वां भाव बायां भाग समझ लेना चाहिए। जिस भाग में, अब इसमें देखिए, हम तो यह समझते हैं कि राशि जो होता है चर स्थिर द्विस्वभाव 3 में विभक्त है, तो जिस भाग में द्विस्वभाव राशि हो वह सब जो है मतलब झुका हुआ रहेगा, वह भाग झुका हुआ रहेगा। और पापक ग्रह जिस स्थान में हो उस स्थान में मतलब उपघात यानी कमजोर समझना चाहिए। समझ गए? चलिए अब कहते हैं, हाँ देखिए, बहुत बच्चा का जो जन्म होता है वह नाल वेष्टित होता है। नाल वेष्टित का अर्थ होता है जो मतलब ये जो हम लोगों का जो ये नाभि है, वो नाभि जो बच्चा का रहता है जन्म समय में, उसमें एक रस्सी टाइप का फोफी लगा हुआ रहता है और उसमें बाण छेक करके उसको बंद करके जन्म होता है, उसे नाल वेष्टित कहा जाता है। तो नाल वेष्टित में कैसे होता है सो कहते हैं, देखिए, छागे सिंहे वृखे लग्ने ततस्थे सौरे थवा कुजे रास्यंस सदृशे गोत्रे जायते नाल वेष्टितः। छाग, छाग माने क्या होता है? मेघ राशि, मेघ राशि, छाग माने मेघ राशि, सिंहे सिंह राशि, वृखे वृक्ष राशि, लग्न में हो, सिंह वृक्ष, मेघ वृक्ष या सिंह लग्न हो, लग्ने ततस्थे सौरे, और लग्न में शनि अथवा कुजे, कुज बैठा हो, ततस्थे सौरे अथवा कुजे। देख लीजिए क्या स्पष्ट है, छागे सिंहे वृखे लग्ने, मेघ सिंह वृक्ष या वृक्ष लग्न हो, उसमें सौरे अर्थात शनैश्चर अथवा कुजे मंगल बैठा हो, राशंस सदृश गात्रे, और फिर कहते हैं अंश, नौमांश, नौमांश संबंधी राश, काल पुरुष के अंग, गात्रे अंगे कहते हैं, तो यहाँ अंग किसका? काल पुरुष के अंग का, अंगे जिस अंग में हो, जायते नाल वेष्टितः,
जातक उस अंग में नाल से वेष्टित रहता है, बंधा हुआ रहता है, तब उसका जन्म होता है। अब देख लीजिए कि मेष, वृष या सिंह लग्न हो, उसमें शनि अथवा मंगल बैठा हो और काल पुरुष के अंग में जो राशि जो मेष से लेकर के मीन तक जो विभक्त किया हुआ है काल पुरुष के अंग में, वो जिस अंग में पड़े, हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ, जिस अंग में पड़े उस अंग में बंधा हुआ समझना चाहिए। समझ गए? स्पष्ट है? चलिए, कहो नहीं, ओ जे होइ छे ने तो ओ कहे छे, मतलब नाल पुरैन कहे छे, ओ जे ओइ में जे छे से मांस के ओ निकलल रहे छे और ओही से बहुत बच्चा बांधल रहे छे, जकरा जे छे ओ नाभिये में ने बच्चा आबै छे, तो ओकरा जे छे से मतलब समाइन या अथी जे छे ओकरा कटे छे, ओकरा बन्है छे, हॉस्पिटल में ओकरा बन्है छे, तो ओही से मतलब काल पुरुष के अंग। अब ई तीनिएटा हेते, मेष लग्न होय, वृष लग्न होय अथवा सिंह लग्न हो और ओइमे शनि या मंगल बैसल होय, तो ओकरा बुझक चाही जे हिनका बांध के पठेलखिन है भगवान। आ तकर बाद ओ कतौ बांधल रहते, तब मेष से ल क आ मीन पर्यंत जे काल पुरुष के अवयव जे कल्पना कैल छै, निर्देश कैल छै, ओहि में जे छै ओ जतऽ बांधल रहते चल। अब कहे छथि सूतिका के शरीर और घर में द्रव्य ज्ञान। सूतिका के शरीर जे छलैया से ओहि में ओहि घर में कतऽ छलैया, ई सबटा जे छियै से अहाँ के लग्न के परीक्षा के लेल छै। ओहि पहिने कहलहुँ ने जे ओहि समय में से अथी नहीं छलैया, घड़ी नहीं छलैया, तऽ ई सब जे छै से परीक्षा एखनो अहाँ के दौड़ देहात में देखो अबै छै लिख कऽ, तो बच्चा लगा कऽ अथी परसौती लगा कऽ एतेक छलैया, फल्ला एहि मुँह के घर रहे, एना रहे, से सब लिख कऽ अबै छै। आब ने बहुत व्यवस्था भ गेलै, तऽ अहाँ कहै छियै जे हमरा टाइम कह, स्थान कह, तारीख कह, एही पर हम बना ली। ज्ञेयानि ताम्रमणि हेम सुक्तिरौप्यानि मौक्तिकं अर्काद्यर बलबद्ध स्वस्थाने हेम जीवे पे। अब देखिए, एकता के घर में द्रव्य जो था उसके ज्ञान के लिए कहते हैं कि ज्ञेयानि ताम्र मणि हेम सुक्ति रौप्यानि मौक्तिकं लौहम, ये 7 धातु का वर्णन किए हैं आपको। अर्काद्यर बलवद्ध, अर्काद्यर अर्थात सूर्यादि ग्रहों के बल के अनुसार कौन कौन रत्न था उस घर में द्रव्य था, इसका वर्णन है। तो ज्ञेयानि जानना चाहिए, जन्म समय में यदि सूर्य बली हो, अर्थात तो पहले सूर्य को लीजिए, यदि सूर्य बली हो तो ताम्र, तो उस घर में ताम्र, चंद्रमा बली हो तो मणि, मणि समझना चाहिए, मंगल बली हो तो हेम स्वर्ण, बलवद्धी, बुद्ध यदि बलवान हो तो सुक्ति अर्थात
कांसा, पीतल आदि। फिर गुरु बलपत्र हो तो रौप्य, चांदी, चांदी। शुक्र बली हो तो मौक्तिकम, मोती। और शनि बली हो, बलवान हो तो लौहम, लो समझना चाहिए उस घर में। ऐसा जो है सूतिका के घर में यह धातु था, यह समझना चाहिए। जो बलवान ग्रह हो उसके अनुसार। अब उसी प्रकार सूतिका के गृह का कहते हैं धारण किया क्या था। तो यदि अधिक ग्रह बली हो तो ताम्र, मणि, सुवर्णादि अधिक द्रव्य समझे। और बृहस्पति यदि धनु या मीन राशि का हो तो सूतिका को यह समझना चाहिए कि वह सोने की गहना पहनी हुई थी बच्चा के जन्म समय में। चलिए अब एक श्लोक रह गया है इस तत्व में। सूतिका गृह में उपसूतिका का ज्ञान। उपसूतिका क्या होता है? क्या होता है उपसूतिका? एक तो सूतिका हुई जो प्रसव करती है, जिनके संतान होते हैं, और उनके साथ वहां जितने भी महिलाएं बैठी रहती हैं उसमें मददगार के रूप में या ऐसे ही उपसूतिकाएं कहलाती हैं। तो हाँ, शशि लग्नांतर संग्रह तुल्याश्चोपसूतिका ज्ञेया उदगर्धे अभ्यंतरगा बाश्चाश्चक्रस्य दृश्येर्धे। अब शशि लग्नांतर संग्रह, लग्नाद आरभ्य, लग्न से आरंभ कीजिए अर्थात चंद्रमा से आरंभ कीजिए। चंद्रमा और लग्न के बीच में, लग्न और चंद्रमा के बीच में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाएं समझनी चाहिए। उन उपसूतिकाओं में भी जितने ग्रह अदृश्य चक्रार्थ, देखिए एक होता है, पहला चक्र होता है लग्न से लेकर के छठा भाव तक, और दूसरा चक्र होता है सप्तम भाव से लेकर के 12वां भाव तक। हाँ, ये 12हों का है चक्रार्थ। तो यदि अदृश्य चक्रार्थ अर्थात लग्न के भोग्यांश से आरंभ कर सप्तम के भोक्तांश तक अर्थात 6 राशि में हो, उतनी घर के अंदर और जितने ग्रह दृश्य चक्रार्थ सप्तम के भोग्यांश से लेकर के लग्न के भोक्तांश तक 6 राशि में हो, उतनी घर के बाहर उपसूतिका। ऐसे भी तो है जिस घर में बच्चा जन्म लेता है उस घर में 2-4 महिला हो और महिला जो है गेट के बाहर में है ना। तो कितने घर के अंदर में था, तो अदृश्य चक्र में जो था वह जो था घर के बाहर, और दृश्य चक्र में जो था वह घर के अंदर में था। यही चाहिए। तो ये हो गया इति श्री सूतिकाध्याय। आज आपने अब जो है कल से आपको ग्रह अरिष्टाध्याय, ये तो बच्चा जन्म लिया इसका आपने लग्न का निर्णय कर लिया कि इस लग्न में, अब लग्न का निर्णय हो गया तो ग्रह को बैठा लीजिए। अब जन्म के समय में बच्चा जो है किस ग्रह में किस भाव में कौन सा ग्रह हो तो बच्चा को अरिष्ट होगा। बच्चा, ये बात कल से आपको ये चालू कल पढ़ाएंगे। ये ठीक है।
हैं? सूतिका